हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कार्तिक हिजोब में आपका स्वागत है। और आज प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं पाठ 5 और जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हाँ बच्चों, मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप हर एक परिस्थिति में बेहतर नंबर प्राप्त कर सके और अपने जीवन को उज्जवल कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है हमारे नोट्स में और हमारे लेसन में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जो पेपर में आएंगे। इसलिए आपको डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और बस आपको लगातार वीडियो देखनी है, इनको याद करना है और यही आपको पेपर में आने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चैलेंज आपके सामने है। धूप का बड़ा महत्व है क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कुछ बच्चे क्या है, आसान के चक्कर में आसान की कुछ आसान मिल जाए आसान के चक्कर में पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान को आसान मिलता है, कुछ भी आसान तरीके से प्रोवाइड होता है, तो उसकी पोजीशन घटने लगती है। जिस प्रकार अगर आप धूप में चल रहे हो और धूप में आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है लेकिन छां दिखते ही आपको ठहरने का मन करता है, और जो इंसान अपने जीवन में ठहरने का प्रयास करता है वो कभी भी ऊंची ऊंची मंजिलों को नहीं छू सकता। चलिए प्यारे बच्चों, पाठ 5 की ओर और जिसका नाम है जैव प्रक्रम का परिचय। अब तक पाठ 4 तक जो पढ़ी थी हमने वो केमिस्ट्री थी बच्चों। ओके, अब आपका बिल्कुल जो मोटिव है और जो आपका टॉपिक है वो चेंज हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेस के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पाठ 5 का नाम है जैव प्रोसेस और एक एक बात आपको बहुत ही गहराई से समझ में आएगी। आइए समझते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखो, जैव होता है जीवन, जीव। आप और हम सब क्या है, जीव हैं। ओके, प्रक्रम माने होता है उसका प्रक्रिया, उसका कामकाज। ओके बच्चों, आइए जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी क्रियाएं जो जीवित रहने और शरीर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। क्रिया होते हैं काम, बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से समझो। क्रिया क्या होती है बच्चों, काम। वे सभी काम जो हमको जिंदा रहने के लिए और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन को जीवित रहने के लिए मजबूर करती है उन्हें क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं बेटा। जैसे पोषण, पोषण होता है भोजन ग्रहण करना। अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे मर जाओगे। दूसरा है श्वसन, श्वसन होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर आप सांस को छोड़ेंगे नहीं, उल्टेंगे नहीं तो भी मर जाएंगे। तीसरा है परिवहन, मतलब भोजन का खाना पीना, ठीक है ना, पानी का, भोजन का, रक्त का। और उत्सर्जन का मतलब होता है मल त्याग करना, जो भी पदार्थ आप खा रहे हो उसको शरीर से बाहर करना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं हमारे जीवन में, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम के कितने चरण हैं, 4। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये क्या है बच्चों, जैव प्रक्रम। आइए बच्चों आगे चलते हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। अरे सीधी सी बात है भाई, आप खा रहे हो पी रहे हो तो क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। कहते हैं ना टीचर्स कि बेटा जब सुबह सुबह स्कूल जाते हो तो नाश्ता वास्ता करके जाया करो। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर की वृद्धि होती है। और जो शरीर की टूट फूट, हमको चोट फेट लग जाती है ना, तो चोट को सही करने में भी पोषण की बहुत अधिक भूमिका होती है। यानी ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने तथा जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अगर आप पोषण नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे चलिए, अब पोषण क्या होता है, टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपका क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। इस बार तो समझो, इस बार 100 के 100 पार। पोषण क्या है बच्चों, भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों तथा ऊर्जा प्राप्त करने में करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। ओके बच्चों, भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग शरीर के लिए
आवश्यक पदार्थों तथा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। आगे देखिए, पोषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है, आइए इसको भी हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। और जो भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे शेयर कर सकते हैं पढ़ाई से संबंधित। प्यारे बच्चों, पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्व माने होता है अपने आप और पोषी होता है पोषण। जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण है हरे पौधे। बताओ, हरे पौधों को क्या आप दाल रोटी देने जाते हो? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? जल से, मिट्टी से, वायुमंडल से। ओके बच्चों, आगे इस बात को पढ़ेंगे। और परपोषी कौन से होते हैं? आपको मैं इसमें मैंने लिखा नहीं है परपोषी वाला, लेकिन परपोषी मैं आपको बता दूं कौन सा होता है। पर माने होता है दूसरों और पोषी माने पोषण। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते हैं परपोषी, जैसे आप और हम। ठीक है ना? जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें कहेंगे स्वपोषी, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे उन्हें बोलते हैं परपोषी, जैसे आप और हम। हम और आप किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, है ना? हम खाते हैं जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, फल फ्रूट्स को, सब्जियों को, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखिए बच्चों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब देखो प्रकाश की बात आई है तो सूर्य से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल से क्या लेंगे? CO2। और सूर्य से क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश। और धरती से क्या लेंगे? जल। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। फिर समझिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। किससे? CO2 से। और H2O से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से? मैंने आपको बताया, वायुमंडल से क्या लेंगे बच्चों? कमेंट में लिखिएगा। वायुमंडल से CO2 का फॉर्मूला आप कमेंट में लिखिए। सॉरी यार, मैंने खुद ही फॉर्मूला बोल दिया यार तुमको। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप कमेंट में लिखे। दूसरा, जल लेंगे धरती से। तीसरा, सूर्य का प्रकाश लेंगे। और चौथा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, ये जानेगा। जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं और उनकी जो पत्तियां हरी होती है वो किस कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। ये एक हरित लवक है। क्या बच्चों? एक हरित लवक है। आगे देखिए बच्चों, आप मतलब हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? आप फिर से क्वेश्चन वही समझ में आ गया। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? देखो समझते हैं इस चीज को। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब। जो क्लोरोफिल होगा ना, वो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचेगा। अरे जब अपनी ओर खींचेगा तभी तो पौधों को प्राप्त होगा, और जब सूर्य का प्रकाश पौधों को प्राप्त होगा तो तभी क्या प्रक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण। ओके बच्चों, उसके बाद क्या होता है? जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मिलती है। तो क्या करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ओके बच्चों, आगे देखिए,
प्रपोषी पोषण क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किन पर निर्भर रहते हैं? बच्चों, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्लीय माध्यम बनाता है और भोजन में उपस्थित अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायता करता है। जो अमाशय होता है, ये क्या करता है? जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको नष्ट कर देता है। अमाशय में प्रोटीन के पाचन को में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? जो अमाशय है, तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करेगा बच्चों? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या है बच्चों? पेप्सिन। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए कि 2 या 3 एंजाइमों के नाम बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो। पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो लार में पाया जाता है, जो बच्चों लार में पाया जाता है, एमाइलेज, और दूसरा क्या हो गया? पेप्सिन। आगे देखिए, अमाशय में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? पेप्सिन। ही मैंने बता दिया आपको। अब बच्चों, पित्तरस का क्या कार्य है? देखिए, पित्तरस होता क्या है? पित्त वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने, अर्थात वसा का इमल्सीकरण करने में सहायता करता है। जो पित्त होता है ना, पित्त वसा को क्या करता है? छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है और उसका क्या करता है? इमल्सीकरण कर देता है। उससे क्या होता है? तथा अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। जो अम्लीय भोजन है ना, जो अम्लीय भोजन है, उसको क्षारीय भोजन बनाने में मदद करता है। अगर हमारे पेट में पूरा ही जो भोजन होगा वो अम्ल के रूप में होगा, तो क्या होगा फिर? आपके पेट में एसिडिटी होगी, तेजाब बनेगा। और जो आपको पता है ना, कभी कभार आपके पेट में तेजाब बनता है, एचसीएल बनता है, वो अमाशय में तो बनता है, अमाशय एचसीएल जनरेट करता है। लेकिन जब अधिक मात्रा में जनरेट कर देता है, तो फिर हमारे पेट को हानि होती है, खराबी होने लगती है पेट में। फिर हम इनो या अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे होते हैं? क्षारीय। तो एक तरफ अमाशय क्या जनरेट कर रहा है? एचसीएल। तो दूसरी तरफ पित्त क्या तैयार करेगा? क्षारीय वसा का इमलीकरण करके। आगे देखिए, अग्नाशय के रस में कौन से प्रमुख एंजाइम होते हैं? बच्चों, जो अग्नाशय रस होता है ना, उसमें ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है। एक दो तो आपको याद भी करना पड़ता है और समझने योग्य सवाल है सारे। छोटी आंत का क्या महत्व है? बच्चों, छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत किसका भाग है? मानव पाचन तंत्र का। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन पूरा होता है और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। ये किसमें होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में पाई जाने वाली विल्ली का क्या कार्य है? देखिए, विल्ली छोटी आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाती है। जब भोजन जाता है ना, तो विल्ली क्या करेगी? जो आंत है उसको छोटी को बहुत बड़ी कर देगी। भाई, ये छोटी आंत कहने में छोटी है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तभी तो इतना सारा भोजन आप पेट में ठूस लेते हो। मतलब आसान भाषा में यार, खा लेते हो। मजाक कर रहा हूँ यार आपसे। लेकिन छोटी आंत कहने में छोटी है, बहुत बड़ी होती है बच्चों। इसका कारण क्या है? विल्ली। विल्ली इसको बहुत बड़ी कर देती है, चौड़ी कर देती है इसको। तभी तो आप खाना खाते हो, आपका पेट फूल जाता है एकदम। और पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थों को रक्त में अवशोषित करने में सहायता करती है। कौन? विल्ली। ये क्या करती है? आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाती है और भोजन के पोषक पदार्थों को रक्त में अवशोषित करने में सहायता करती है। आगे देखिए, श्वसन क्या है बच्चों? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका विघटन करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। एक तो ये थ्योरी है इसकी। या सांस लेना और सांस छोड़ना भी क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन ये भी कब संभव है? जब आपके पेट में भोजन होगा, जल होगा, तभी तो आप सांस ले पाओगे। जब आप खा पियोगे नहीं, तो आप सांस लेना और छोड़ने में कैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ऊर्जा मिलेगी भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका विघटन करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। विघटन होता है तोड़ना। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। बच्चों, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है? ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वायवीय श्वसन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायवीय श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। कुछ दिख नहीं रहा है इधर अक्षर, उसके लिए माफी चाहूंगा। ओके बच्चों, ये लिख रखा है अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। आगे देखिए, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन CO2 और जल बनाते हैं और अवायवीय श्वसन विभिन्न जीवों में अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है? हम कौन सा श्वसन करते हैं? हम करते हैं वायवीय श्वसन। कौन सा बच्चों? वायवीय। क्योंकि हम क्या बनाते हैं? CO2। क्या बनाते हैं बच्चों? CO2। CO2 छोड़ते हैं ना हम, तो हमारा श्वसन कौन सा है? वायवीय श्वसन। और हमको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो जल में जीव रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। क्योंकि वो जल में से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आगे देखिए, मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों? कहाँ होता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में भी कहाँ होता है? वायु कोष्ठिकाओं में। कहाँ होता है बच्चों? वायु कोष्ठिकाओं में। आज का लास्ट क्वेश्चन है बस। देखिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वायु कोष्ठिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त क्यों हैं? जो वायु कोष्ठिकाएं हैं वो गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त क्यों हैं? इसका उत्तर है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और जब उनकी संख्या बहुत अधिक होती है दीवारें पतली होती है और उनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। इससे गैसों के आदान प्रदान के लिए बड़ा क्षेत्र मिलता है। इसलिए वायु कोष्ठिकाएं सीधी सी क्या होती हैं? गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है ना? अगर गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। ओके बच्चों, तो मैंने आज आपको 5वें चैप्टर का भाग ये करा दिया है और बहुत ही बिंदास तरीके से एक एक अक्षर को समझा के मैं करा रहा हूं। इसी के साथ हम मिलते हैं पार्ट 5 के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।